अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रोज़ हम आपको पहले रिक्वेस्ट करते हैं और फिर हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। स्टोरी जुनून इश्क पार्ट नंबर 23। हम स्टोरी की जानिब चलते हैं। तो अब तक हमने यहाँ तक देखा कि मतलब अहमद अपने फ्रेंड के साथ सारी प्लानिंग्स कर रहा होता है, अपनी दिल की भड़ास पे निकाल रहा होता है। वो बता रहा होता है कि वो कितनी मोहब्बत और कितनी शिद्दत से प्यार करता है इरफ़ा को। और इरफ़ा उधर, जिसको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसकी फ्रेंड ने जब उससे बातों बातों में पूछा तो उसने बताया कि जब वो अहमद के साथ काम करती थी तो अहमद तो नॉर्मली साउंड किया करते थे और वो जैसे दूसरों लोगों के साथ बिहेव किया करते थे, अहमद मेरे साथ भी वैसे ही बिहेव किया करते थे। तो फ़राह तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि बॉस मुझ पर इंटरेस्टेड था? फ़राह कहती थी कि जब तुम चली जाती थी तो बॉस तुम्हारे बारे में पूछता था और तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। और अपने फ्रेंड के साथ भी जब लास्ट टाइम मैंने देखा तो बॉस तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? इसका दोस्त अपने दोस्त को बोल रहा था कि देख, मैं इरफ़ा को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तो इरफ़ा कह रही होती है यार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अभी इन दोनों बात कर ही रही होती हैं बॉस के बारे में, तब तक इनकी अम्मी आ जाती है और कहती हैं कि लड़कियों क्या हुआ है, शाम के 3 बज गए हैं, खाने का भी कोई इंतज़ाम ही नहीं किया। तो वो कहती हैं अम्मी मैं तो खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सब्जियाँ काट रही हूँ, ये जो फ़रा है ना ये बातों पे बातें बनाए जा रही है। तो इनकी अम्मी कहती है कि बेटा बड़ा तुम लोगों का मुँह चल रहा है बातों पे। तो तब दरवाज़ा बजता है तो उसकी अम्मी कहती है हाँ मैं तुम्हें बाद में डांटती आती हूँ इरफ़ा, तुम पहले काम पे ध्यान रखो, अभी किसी भी वक्त तुम्हारी बुआ आती होंगी। तो जैसे उसकी अम्मी जाती है गेट का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि नुमान और उनकी अम्मी आ जाते हैं। अच्छा भाभी आप इतना जल्दी? हाँ हाँ मैं बहुत काम कर रही थी, थोड़ा बिज़ी हुई थी ना तो दरवाज़ा खोलते मुझे थोड़ी देर हो गई। तो आप हमें माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको बुरा लगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बिज़ी होंगी ना दावत के कामों में। तो चलो हम बड़े भी साथ में काम करवाते हैं बच्चों के साथ। नहीं नहीं आप तो मेहमान हैं तो कोई तकल्लुफ़ नहीं कीजिए। नहीं इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है, कभी तो ये मेरा घर हुआ करता था भाभी, आप इतनी तकल्लुफ़ ना किया करें। और इरफ़ा बेटी कहाँ है? इरफ़ा ना खाना बना रही है अपनी फ्रेंड फ़राह के साथ। आंटी क्या मैं इरफ़ा से मिलने जा सकता हूँ? मुझे उससे माफ़ी मांगनी। कोई बात नहीं बेटा, पहले आप बैठे, हम पानी लेके आते हैं और फिर हम इरफ़ा को भी बता के आते हैं, फिर वो आएगी आपसे बात करने के लिए। इरफ़ा की अम्मी जाती हैं किचन में और इरफ़ा को कहती हैं कि बेटा नुमान आया है और तुम्हारी बुआ भी आई है, तो पानी ग्लास में डालकर तुम उन दोनों को देने जाओ। तो इरफ़ा कहती है अम्मी मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नुमान का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तो उसकी फ्रेंड कह रही होती है उसे कोनी मार के कि हाँ हाँ बड़ी शादी के लड्डू फूट रहे हैं, या तो तुम अहमद से मोहब्बत करती हो इसीलिए नुमान को ठुकरा रही हो। नुमान भी दिस इज़ नॉट बैड। हाँ काश ऐसा ही होता, काश ऐसा ही होता जो तुम बोल रही हो। अहमद से ही प्यार होता मुझे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आधी बात बाहर बैठा नुमान जब किचन में आ रहा होता है तो वो सुन लेता है। उसे लगता है कि जो वो सोच रहा था, जिसके लिए वो माफ़ी मांगने आ रहा था, वो गलत नहीं है, वो सही है। इसका मतलब ये कि इरफ़ा सच में नुमान से नहीं बल्कि अहमद साहब से मोहब्बत करती है। और अहमद साहब को तो वो पहले ही इतना कम जानता था। उसे लगा कि उसने उस दिन गलती की है, लेकिन इरफ़ा की बातें सुनने के बाद उसे लगा कि वो गलत नहीं था। तो गलत नहीं था तो माफ़ी क्यों मांगे? और फिर वो कहता है कि मैं इरफ़ा से इस बात का हिसाब ज़रूर लूँगा। सबके सामने उसने सच नहीं बोला और ऊपर से अपनी मोहब्बत जब उसकी नाकाम हो गई तो फिर अब वो अपनी ये सारी बातों का ठेकरा मेरे ऊपर फोड़ रही है, जो कि मैं होने नहीं दूँगा। कहीं ना कहीं नुमान बदगुमान हो गया था इरफ़ा से। इधर इरफ़ा इन सारी बातों से बेगानी थी, वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि अहमद क्या सोच रहा है और नुमान क्या सोच रहा है। अहमद के दिल में शदीद मोहब्बत अहमद के दिल में इतनी शदीद मोहब्बत थी कि वो अपनी मोहब्बत का दर्द किसी को नहीं बता सकता था। वो जानता था कि अगर उसने इरफ़ा को अब बताया तो शायद कोई भी उसकी बात को सीरियसली ना ले। और वो उसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ़्तार था कि वो नींद भी नहीं सो पाता था। वो अपने दोस्त को पागलों की तरह कहता था
कि मुझे इरफा चाहिए और इरफा मुझे इसी वक्त चाहिए। तो उसका दोस्त कह रहा था अगर तुझे बुरा ना लगे तो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, तो इस प्लान पे फोकस करें हम। तो अहमद का दोस्त उससे बोलता है कि प्लानिंग दरअसल ये है, मैं जाऊंगा सिटी, तुम रहना यहाँ। मेरे कुछ यकीन के लोग हैं जो हमें काम आ जाएंगे। इतने में अहमद को उस बंदे की कॉल आ जाती है जिस बंदे को उसने 2 लोगों का इंतज़ाम करने के लिए बोला होता है। वो दोनों लोग अहमद के पास आ जाते हैं और वो बताते हैं कि आपने बताया था कि हाँ आपको किसी पर नज़र रखवानी थी। तो अहमद कहता है हाँ नज़र रखवानी थी, लेकिन आप उस लड़की के बारे में एक एक डिटेल मुझे देंगे, उसका पीछा करेंगे, वो क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या क्या करती है, सारी डिटेल्स मुझे देंगे। और ये कुछ कैमरा से जो तुम्हें किसी भी कीमत पे इरफा के घर में लगाने हैं ताकि उसके घर की सारी डिटेल्स मुझे पता चले। अब प्लान साफ था, इरफा पे नज़र रखनी थी और अहमद उससे दूरी रह नहीं पा रहा था। वो चाहता था कि इरफा का चेहरा 24 घंटे उसके सामने हो और इरफा का चेहरा उसके सामने 24 घंटे होना नामुमकिन था। तो इसीलिए अहमद साहब ने इसका एक हल निकाला, इरफा के घर में कैमरा लगाने थे। तो इसके लिए मसला ये था कि वो इरफा के घर में कैमरा कैसे लगवाता। तो उसकी फ्रेंड को एक आइडिया आया। उसके फ्रेंड ने कहा कि एक काम करते हैं कि हम एक काम करते हैं, चोरों की भेस में नहीं भेजते हैं उनके घर और इनसे ही कैमरा लगवा लेते हैं। तो अहमद ने कहा ये चीज़ थोड़ी रिस्की है, हमें कुछ और प्लान करना होगा। मतलब ये कि इरफा की फैमिली को हम एक साथ ही कहीं भेज दें। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो अहमद? मेरे दिमाग में एक अच्छा प्लान है। अभी मैं इरफा को कॉल करता हूँ और उसको उसकी फैमिली के लिए मैं कहूँगा कि मैंने उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजने हैं। तो इरफा तो मुझसे गिफ्ट लेगी ही नहीं। तो बॉस आप करने क्या वाले हो? करने वाला मैं कुछ भी नहीं हूँ। पहले मैं इरफा को कहूँगा कि मैं आपको कुछ गिफ्ट्स देना चाहता हूँ। इरफा लेने से इनकार कर देगी। हाँ वो तो ऑब्वियस बात है, वो इनकार कर लेगी। तो मैं नुमान का नंबर मांगूँगा इरफा से। मैं कहूँगा कि मुझे अपने ऑफिस में एक इंसान की ज़रूरत है काम के लिए। अब आपने तो जॉब छोड़ दी है, मेरी सेक्रेटरी की जॉब। अगर आपका करना चाहे मंगेतर तो कर सकता है जॉब। तो मानेगी इरफा इस बात के लिए? वो माने ना माने मैं तो कॉल करूँगा, और अगर वो नहीं मानी तो फिर मैं कहूँगा कि उसके भाई को ही मैं जॉब देने के लिए तैयार हूँ, बस वो आ जाए, मैं उनका इंटरव्यू लूँगा, उसे जॉब दे दूँगा। तो ये बात तो सिंपल है ना, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करने वाले। प्लान तो तब शुरू होगा ना जब नुमान को इस बारे में पता चलेगा और वो आग बबूला होकर खुद ही रिश्ता तोड़ देगा। मतलब कैसे? मतलब ऐसे जब इरफा उसे कहेगी कि तुम वहाँ जॉब करो जहाँ मैंने अभी जॉब छोड़ी है, तो कोई भी बंदा जिसके अंदर एटीट्यूड और अना यानी ईगो हो वो कभी भी वहाँ जॉब नहीं कर सकता। जहाँ उसका फीमेल पार्टनर कभी करता हो जॉब तो वो खुद ही जॉब के लिए इनकार कर देगा और फिर वो झगड़ा करेगा, क्योंकि उस इंसान के अंदर बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। जो इंसान इरफा को रास्ते में इतनी सारी बातें सुना सकता है तो उसके लिए तो इज्जत का मामला हो जाएगा और फिर वो शख्स खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाएगा। और अगर वो पीछे ना हटा तो क्या करेंगे आप? तो नुमान को अगवा कर देंगे हम। और फिर जब नुमान अगवा हो जाएगा तो नुमान की अम्मी रोना स्टार्ट कर देंगी। और फिर अहमद तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें पता है कि अगर किसी बच्चे को अपनी माँ से अलग किया जाए तो कितना बुरा होता है। तुम मुझे बता रहे हो, मुझे जिसे कभी माँ की मोहब्बत ही नसीब ना हुई हो, मुझे जिसने कभी अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा हो, क्योंकि मेरी माँ तो मुझे पैदा करके ही चली गई थी, वो ज़िंदा ही नहीं थी जो मैं माँ की मोहब्बत कभी देख पाता। तुम सच कह रहे हो, मैं दरिंदा बन चुका हूँ, मेरे अंदर फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, इंसानियत नाम की हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और अगर एक ही इंसान है जो मुझे सही रास्ते पर ला सकती है तो वो सिर्फ इरफा है, और उसी को पाने के लिए अपनी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए इतने जतन कर रहा हूँ मैं। और अगर मुझे इरफा चाहिए तो मतलब किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट चाहिए, और उसके लिए अगर मुझे नुमान को मारना भी पड़े या नुमान को अगवा भी करना पड़े तो मैं करूँगा भाई। लेकिन अगर आपने अगवा कर भी लिया तो भी इरफा वाले अपना घर छोड़ के क्यों जाएंगे? वो घर छोड़ के जाएंगे नहीं तो उनके घर में डाका पड़वा देंगे हम।
देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इफ़ वैसे ही इतनी फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ठीक नहीं है और तुम उनके घर में। देखो जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं और कोई दर्द में होता है तो उसे दर्द में निकालने के लिए अगर हमें थोड़ा और दर्द उन्हें देना पड़ता है ना, तो हम दे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो दर्द उनकी सेहत के लिए ही है। तो मतलब यहाँ तो आप खुद गर्ज हो गए ना। देखो अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे देखो नहीं दे सकते। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, जो मैं चाहता हूँ